एवोगैड्रोस नंबर की बात करने जा रहा हूँ। एवोगैड्रोस नंबर होता क्या है? एवोगैड्रोस नंबर होता क्या है? एवोगैड्रोस नंबर होता क्या है सर? मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, यानी कि एक सब्सटेंस के 1 मोल में जो उनसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उसको कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। पीछे हमने मोल में भी बात यही की थी, ठीक है ना। पीछे हमने मोल में भी बात यही की थी कि फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन एटम लिया है, इसका 1 मोल लिया है, इसका एटॉमिक मास होता है 1.008 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन के एक एटम का मास नहीं है, ठीक है ना। हमने जब ये देखिए डॉट लगाते हैं तो इस डॉट में 20 लाख एटम्स मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर इतनी, ठीक है ना, इतनी मिकदार में आप हाइड्रोजन गैस ले लेना, इतनी मिकदार में इस डॉट के बराबर, उस डॉट के अंदर 20 लाख एटम्स होंगे। अगर आप एक एटम का मास मालूम करेंगे ना तो वो मास जौन सा होगा वो ग्राम्स में नहीं आएगा। ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है। वो मास एक एटम के हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन गैस के अंदर मौजूद एक एटम का मास जब आप लेंगे तो वो बहुत ही कम, ज़ीरो से भी बहुत ही ये इतने ज़्यादा ज़ीरो लगाए हैं एक से पहले। इसका मतलब क्या है कि बहुत ही छोटी वैल्यू पर मुश्तमिल वो मास होगा। इसलिए हमने छोटी वैल्यू से जान छुड़वाने के लिए किया है, ठीक है ना। एक मोल, ठीक है ना, एवोगैड्रोस नंबर की ज़रूरत पड़ गई है, ठीक है ना। एवोगैड्रोस नंबर के ज़रिए हमने इस छोटी वैल्यू से जान छुड़वाई है कि भाई मास इस छोटी वैल्यू में ना आए एक एटम का, ठीक है ना। एक एटम मैंने हाइड्रोजन गैस का लिया है, वो बहुत ही छोटी वैल्यू दे रहा है मास उसका, लेकिन जैसे ही आप हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं और उसके अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेते हैं, 6 पॉइंट एवोगैड्रोस नंबर Na इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। ये कितनी है, कितनी बड़ी वैल्यू है? 602 के बाद 1 2, इसके बाद 21 ज़ीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ज़ीरो लगा दो। और ये पॉइंट जो सा है ये दोबारा से इधर लेकर आओ, 6.02 मल्टीप्लाई 10 के पावर 23 बनेगा, ठीक है ना। ये है हमारा टॉपिक आज। एवोगैड्रोस नंबर है सर, ये क्या है? ये एवोगैड्रोस नंबर है, ठीक है। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं। एवोगैड्रोस नंबर की बात आ गई हमारी समझ में। अब उसके बाद आगे द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स एंड फार्मूला यूनिट्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में फॉर एग्जांपल, यानी कि इतने नंबर ऑफ एटम्स अगर आप हाइड्रोजन गैस के लेंगे, इतने हाइड्रोजन गैस में मौजूद इतने नंबर ऑफ एटम्स लेंगे, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। इतनी बड़ी वैल्यू है, अगर कोई सुपर कंप्यूटर है वो 1 सेकंड में 10 लाख गिन सकता है, तो उस सुपर कंप्यूटर को इस वैल्यू तक पहुंचने के लिए 1000 लाख साल लग जाएंगे, इस वैल्यू गिनते गिनते। इतनी बड़ी वैल्यू है। और इसी तरीके से अगर पूरी दुनिया में मौजूद जो उनसे 700 बिलियन लोग हैं, 700 खरब लोग हैं, 7 खरब लोग हैं, पूरी दुनिया के लोगों को अगर इतने सिक्के दिए जाएं तो उस पूरी दुनिया में सिक्के तकसीम करते करते आपको कितने उस पूरी दुनिया, यानी कि इतने सिक्के हैं और पूरी दुनिया को कहा जाए जी इतने सिक्के ना एक कान में रखे हुए हैं, एक घर में रखे हुए हैं, यानी कि मिसाल के तौर पर कोई भी गार है उसके अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है ना। पूरी दुनिया को कहा जाए जी ये सिक्के जाके गिनो, तो पूरी दुनिया को इन सिक्कों को गिनने में 63 साल लग जाएंगे, ठीक है ना। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को गिनने में 63 साल लग जाएंगे, ये इतने सिक्के, ठीक है ना। और ये जोन सी वैल्यू ये हवा में नहीं किसी बंदे ने भाई कहा, ये हवा में नहीं उसने बात घुमा दी कि 6.02 मल्टीप्लाई 10 के पावर 23 पार्टिकल्स ही लोगे तभी आप
किसी सब्सटेंस का मैस मालूम कर सकते हैं। इसके लिए पूरी एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी किया, उस बंदे ने एक बाकायदा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी किया है, या आप बड़ी क्लासों में जाके पढ़ोगे। उस बंदे ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी करके दिखाया था इस वैल्यू का, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी है इसकी, वो आप बड़ी क्लासों में जाके पढ़ोगे। ठीक है ना, यहाँ पर ये हो गया है जी क्लियर। ठीक है ना, ये ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसकी एवोगैड्रोस नंबर की तारीफ़ की, कि द नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, कोई से भी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं इन 1 मोल, 1 मोल में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस के 1 मोल में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने हैं, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल है। यानी कि एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस के 1 मोल में, कोई भी सब्सटेंस है, सब्सटेंस के 1 मोल में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स एवोगैड्रोस नंबर कहलाते हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की जगह अब आगे हैं द नंबर ऑफ़ एटम्स। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में बात कर रहा हूँ मैं एटम्स की, आयंस की, मॉलिक्यूल्स की और फार्मूला यूनिट्स की। ठीक है ना। द नंबर ऑफ़ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स एंड फार्मूला यूनिट्स ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। The number of atoms, ions, molecules and formula units in one of substance, यानी कि किसी भी एक सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस, ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जोन से हैं, ये वाले ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जोन से हैं, ये एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं और फार्मूला यूनिट्स हैं। एटम्स जोन से होते हैं वो कौन सी सब्सटेंस के होते हैं, एलिमेंट्स के अंदर मौजूद, जोन से एलिमेंट्स के अंदर एटम्स होते हैं। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, मिसाल के तौर पर ये सारे एलिमेंट्स का पता है आपको कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है, फास्फोरस एक एलिमेंट है, इसी तरीके से ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ये सारे के सारे एलिमेंट है। मॉलिक्यूलर कंपाउंड हमें किसे कहते हैं, इसको C6H12O6, ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। C12H22O11, ये भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। इसी तरीके से CO2, ये भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। ठीक है ना। और आयनिक स्पीशी किसे कहते हैं हम, ये आयनिक स्पीशी सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, ठीक है ना, और फिर रुबीडियम आयन, इसी तरीके से क्लोराइड आयन, ये सारे के सारे आयनिक स्पीशी। फार्मूला यूनिट ये कौन से होते हैं, ये होते हैं जी सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, ठीक है ना, और कैल्शियम क्लोराइड, ये सारे के सारे क्या हैं, ये आयनिक कंपाउंड है। अगर आप एलिमेंट आ जाएं, ये एलिमेंट है, मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट के अंदर 2 एटम्स हैं, ये है। इसी तरीके से मॉलिक्यूल ये हैं, ये वाले मॉलिक्यूल्स के जहाँ पर मेटल और नॉन मेटल नहीं है। मेटल किसे कहते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम, के जिस भी एलिमेंट के नाम के आखिर में मीम आ रहा है, समझ लो वो मेटल है। ठीक है ना, वो क्या है, मेटल है, वो क्या है, मेटल है। मेटलिक एटम और नॉन मेटलिक एटम के अलावा जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि मेटलिक और नॉन मेटलिक एलिमेंट से बनने वाला जो सा मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अलावा जितने भी दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो ग्लूकोज है, चाहे वो शुगर है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को कहेंगे मॉलिक्यूलर कंपाउंड। और मॉलिक्यूलर कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है ना, समझ आ गई। मॉलिक्यूलर कंपाउंड एलिमेंट के अंदर मौजूद एटम्स को कहते हैं। इसी तरीके से ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है C6H12O6, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। ठीक है ना, समझ आ गई। इसी तरीके से सोडियम है, ये सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, रुबीडियम आयन, क्लोराइड आयन, ये आयनिक स्पीशी है, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन और रुबीडियम आयन और क्लोराइड आयन, ये क्या है, ये आयनिक स्पीशी है। फार्मूला यूनिट क्या है, फार्मूला यूनिट हम किसे कहते हैं, आयनिक कंपाउंड को कहते हैं। फार्मूला यूनिट हम किसे कहते हैं, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड ये वाला सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, ये आयनिक कंपाउंड है। ठीक है ना, आयनिक कंपाउंड के अंदर इसको भी कहेंगे, ये क्या है,
ये फार्मूला यूनिट है, हम पढ़ लेंगे हम, ठीक है ना। फार्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड के होते हैं, ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड हैं। इसी तरीके से आयंस जोन से होते हैं, आयंस जोन से होते हैं उनको कहते हैं, वो किस में पाया जाता है, आयनिक स्पीशी में। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर कंपाउंड जोन सा होता है, मॉलिक्यूल जोन सा होता है वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड के अंदर होते हैं, और एटम्स जोन से होते हैं वो एलिमेंट्स के अंदर होते हैं, ठीक है। यही बात क्लियर कर लो। और फिर उसके बाद आगे कि वैल्यू जोन सी होती है Na की, यानी कि Na की वैल्यू जोन सी होती है एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। एवोगैड्रोस नंबर की रिप्रेजेंटेशन ये होती है, उसकी वैल्यू ये होती है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ये एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया गया है, बाकायदा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बड़ी क्लासों में पढ़ोगे। फिर इसी तरीके से आपने पीछे हमने बात की हुई है कि पीछे हमने क्या बात की थी कि मोल है, मोल जोन सा है, मोल को मल्टीप्लाई करेंगे, ये मोल है, मोल को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से, और एवोगैड्रोस नंबर को ये इसको फिर आ जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये हमने मोल में पढ़ा था। इसी तरीके से नंबर ऑफ पार्टिकल्स जोन से हैं, उसको डिवाइड करेंगे Na से, और ये हमारे पास मोल आ जाएंगे। इसी तरीके से मोल है, जब मोल को मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये मोल है, मोल को मल्टीप्लाई करेंगे आप मोलर मैस ऑफ अ कंपाउंड से। मोलर मैस आपको पता है, मोलर मैस ऑफ अ कंपाउंड कैसे लेते हैं, हमने पीछे पढ़ा है, ऑफ कंपाउंड। तो अब आ जाएगा नीचे, मोल नीचे आएगा, ये क्या आ जाएगा, मैस ऑफ अ सब्सटेंस, ये क्या आ जाएगा, मैस आ जाएगा ऑफ सब्सटेंस। इसी तरीके से मैस ऑफ अ सब्सटेंस जोन सा है, मैस ऑफ सब्सटेंस जोन सी है, मैस ऑफ सब्सटेंस को डिवाइड कर देंगे मोलर मैस से, तो हमारे पास दोबारा से मोल आ जाएंगे। यहाँ पर हमने क्या कहा था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब हमने मालूम करने हैं तो मोल को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर एवोगैड्रोस नंबर से, फिर जाके हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आएंगे। हमने पीछे बात की हुई है मोल में, ठीक है ना, ये भी याद करना है। फिर उसके बाद आगे ये तो फार्मूला हमने पीछे पढ़ा हुआ है, इसकी कोई टेंशन नहीं। अब हम इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए, ये जो उनसे फार्मूला है इसी को एवेल्यूएट करते हैं कि मोल जो सा होता है, हमें पता है कि मोल इज इक्वल टू होता है मैस ओवर मोलर मैस। ये देखें, मोल जो सा होता है, ये मोल, ये मैस ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, इसके इक्वल होता है, ठीक है ना। हमने ये वैल्यू यहाँ पर दर्ज कर दी। मोल इज इक्वल टू होता है मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ठीक है ना। अब चूंकि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, किसी भी कंपाउंड के नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ले रहे हैं, और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमेशा लेने हैं एवोगैड्रोस नंबर के अलावा, एवोगैड्रोस नंबर तक लेने हैं। वो जो उनसे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स लेने हैं वो हमने एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल लेने हैं, इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर। मिसाल के तौर पर जैसे कि आप किसी भी दुकान में जाते हो, आपके अगर आपको कोई कह दे दर्जन अंडे लेकर आओ, फ़ौरन आपके जहन में आएगा 12। अगर कोई आपको कहे जी पेयर, इस चीज़ का पेयर लेकर आना दुकान से, तो फ़ौरन आपके जहन में आएगा 2। इसी तरीके से जब मैं बात करूँ नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की, तो आपके जहन में फ़ौरन आ जाना चाहिए नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, चाहे वो एटम्स हो, आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो, फार्मूला यूनिट्स हो, आपके जहन में फ़ौरन एवोगैड्रोस नंबर ही आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे याद कर लो, एवोगैड्रोस नंबर ही आना चाहिए। इसी तरीके से नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आपको पता है मैंने कि कौन कौन से बताए हैं। अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में एटम आ जाए, नंबर ऑफ़ एटम, फार्मूला बनाना सिखा रहा हूँ मैं, ये फार्मूला बनाओ या ना बनाओ कुछ नहीं होता। फार्मूला वैल्यू भी पता चल गई, रिप्रेजेंटेशन भी पता चल गई, इसकी 2 तरीफ़े भी हैं, वो भी मैंने बता दी हैं, 2 तरीफ़े भी बता दी हैं, रिप्रेजेंटेशन भी पता चल गई है, वैल्यू भी पता चल गई है, और फार्मूला अब मैं बता रहा हूँ आपको। फार्मूला बता रहा हूँ मैं, फार्मूला कैसे बनाना है। फार्मूला बनाओ या ना बनाओ आपकी मर्ज़ी है। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स और आयंस। नंबर ऑफ़ एटम्स इज इक्वल टू द मैस ऑफ एलिमेंट,
तब ये मास ऑफ सब्सटेंस की जगह यानी कि मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ये तो वैसे का वैसे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय एन ए, ठीक है ना। एन ए क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ले रहे हैं इसलिए, ठीक है ना, समझ आ गई। ये देखें ये वाला फार्मूला चूज़ किया था हमने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के लिए, और मोल जो सा होता है वो इस चीज़ का इक्वल होता है, वो भी हमने दर्ज कर दी यहाँ पर, ठीक है ना। पीछे वाली बातें ही हैं जो सी मैंने पीछे पढ़ाई हैं आपको, वही वाली बातें हैं। अब मैं यहाँ पर सब्सटेंस में नंबर ऑफ़ पार्टिकल अगर आप लें एटम, मिसाल के तौर पर एटम लें, इनमें से कोई सा भी एटम ले लें, हाइड्रोजन, कार्बन, कोई सा भी एटम ले लें, हाइड्रोजन का एटम ले लें, कार्बन का एटम ले लें, फास्फोरस का एटम ले लें, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ़, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन का ले लेते हैं, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पर आएगा मास ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट ओवर, नीचे आएगा, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा एटॉमिक मास, नीचे क्या आएगा, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना, या फिर नीचे एटॉमिक मास ही लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। यानी कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट ओवर एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय एन ए। फिर इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स में से कोई सा भी मॉलिक्यूल ले लो, ग्लूकोज ले लो फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू द मास ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मास ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड, कौन सा मॉलिक्यूलर कंपाउंड लिया आपने, ग्लूकोज, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर लिख देना मास ऑफ C6H12O6, फिर नीचे लिखना है ओवर मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास लिख देना। फिर इसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास लिख देना यहाँ पर फार्मूले में, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से फार्मूला यूनिट की बात आ जाए तो नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सोडियम क्लोराइड, ले लेता हूँ, नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू द मास ऑफ सोडियम क्लोराइड ओवर फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड मल्टीप्लाई बाय एन ए। इस तरीके से आप किसी भी फार्मूला यूनिट के का फार्मूला बना सकते हैं। फिर इसी तरीके से आयंस में मैं बात करता हूँ जी सोडियम आयन की, तो यहाँ पर लिखता हूँ नंबर ऑफ सोडियम आयंस, नंबर ऑफ सोडियम आयंस इज इक्वल टू द मास ऑफ सोडियम आयन ओवर मोलर मास, मोलर मास कह रहा हूँ, मास ऑफ सोडियम आयन ओवर आयनिक मास, यानी कि सोडियम आयन को कहेंगे हम इसका आयनिक मास, ये आयनिक मास है मल्टीप्लाई बाय एन ए, एवोगैड्रोस नंबर, आयनिक मास, ठीक है ना, समझ आ गई। और मैं अब बताने जा रहा हूँ इन जनरल वे ऑफ मैनर में कि जब यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम्स आ जाएं तो इज इक्वल टू द मास ऑफ एलिमेंट ओवर एटॉमिक मास लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय एन ए। फिर जब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ जाए, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू द मास ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड ओवर मॉलिक्यूलर मास। फिर इसी तरीके से जब नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स आ जाएं फिर इज इक्वल टू द मास ऑफ आयनिक कंपाउंड ओवर फार्मूला मास। फिर इसी तरीके से मल्टीप्लाई बाय एन ए। फिर इसी तरीके से नंबर ऑफ़ आयन्स आ जाएं इज इक्वल टू द मास ऑफ आयनिक स्पीशी ओवर, आयनिक स्पीशी कोई से भी हो सकती है, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, ठीक है ना, ओवर आयनिक मास मल्टीप्लाई बाय एन ए, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। फार्मूला बनाना इतना मुश्किल नहीं है अगर आपको ये चारों टर्म्स पता हैं, ये चारों टर्म्स पता हैं कि एटम्स में एलिमेंट्स आएंगे, एलिमेंट्स का एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर कंपाउंड आएगा, मॉलिक्यूलर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास होता है। फार्मूला यूनिट में आते हैं जी आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का आता है जी फार्मूला मास। फिर इसी तरीके से आयंस होते हैं, आयंस का होता है आयनिक स्पीशी, ठीक है, आयनिक स्पीशी का होता है जी आयनिक मास, ठीक है ना। ये एक ही चीज़ है, मालूम हमने मैस ही करना है, मालूम हमने मैस ही करना है, बस इस्तिलाहात डिफरेंट होने की वजह से हमने नाम डिफरेंट कर दिए हैं। मालूम हमने मैस ही करने हैं, इधर भी मैस ही करना है, इधर भी नीचे एटॉमिक मास ही फाइंड करना है, ठीक है ना। नीचे हमने मोलर मास ही फाइंड करना है। आपको पता है मोलर मास हम कैसे फाइंड करते हैं, मोलर मालूम हमने मोलर मास ही करना है, ऊपर भी मास ही होगा। ग्राम में मास मालूम करते हैं, मोलर मास ग्राम पर मोल में फाइंड करते हैं, ठीक है ना। एक ही चीज़ है, बस ये जो सी इस्तिलाहात हैं
ये डिफरेंट हो गई हैं क्योंकि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स एक नहीं है, 4 किस्म के नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं। जब भी मैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की बात करूं आपके जहन में ये चारों चीज़ें आ जानी चाहिए, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आइंस और फॉर्मूला यूनिट्स, ठीक है ना। और ये सारी की सारी चीज़ें आपके जहन में आ जानी चाहिए। फिर मैं आगे बात करने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल है जी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू द 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू द कंटेन 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। वही बात जो सी मैंने पहले की थी कि हम एक एटम का मैस नहीं फाइंड करते, एक एटम का मैस हाइड्रोजन का फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू आती है। बहुत छोटी वैल्यू आने की वजह से हम क्या करते हैं, हम एवोगैड्रोज नंबर के बराबर पार्टिकल्स लेते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, फिर जाके उसका मैस फाइंड करते हैं उस सब्सटेंस का, और जो उनसा वेट आता है तब जो उनसा मैस आता है हम उसको लिख देते हैं, ठीक है ना। यानी कि 1.008 ग्राम ऑफ एच का मतलब है कि इसमें 1 मोल ऑफ एच है, यानी कि एच के 1 मोल की बात कर रहा है। कंटेन कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल है। फिर इसी तरीके से 18 ग्राम ऑफ H2O है, 18 ग्राम ऑफ H2O पानी का मैस इतना है 18 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू द कंटेन 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ठीक है, समझ आ गई। फिर इसी तरीके से ऑक्सीजन, सोडियम का हमें पता है 23 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है, दोनों को जमा करोगे ये आंसर आएगा। इसी तरीके से H हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मैस, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 आ जाएगा, 2 जमा ऑक्सीजन का 16 होता है तो 18 आ जाएगा। इसी तरीके से ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 17 होता है। 17 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्सल इज इक्वल टू द 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सल इज इक्वल टू द कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं इसमें, ठीक है, समझ आ गई। यहाँ पर हमने बात की है एलिमेंट की, हाइड्रोजन एलिमेंट की, यहाँ पर हमने बात की है मॉलिक्यूलर कंपाउंड की, यहाँ पर हमने बात की है आयनिक कंपाउंड की, यहाँ पर हमने बात की है आयनिक स्पीशी की। चारों की एग्जांपल मैंने दे दी है, इन चारों की एग्जांपल मैंने दे दी है, जो उनसे 4 लिखे हुए हैं ना, एलिमेंट, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, आयनिक स्पीशी, चारों की एग्जांपल यहाँ पर मौजूद है, ठीक है ना। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल जो सा होता है, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लोगे तो समझ जाना चाहिए वो जो सा 1 मोल है उसके अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो से होंगे वो एवोगैड्रोस नंबर के ही इक्वल होंगे। जैसे कि आप किसी भी दुकान में जाते हो जी, कहते हो जी 1 दर्जन अंडे दे दो, वो जो सा दुकानदार हो फ़ौरन उसके जहन में आता है 12। इसी तरीके से आपके भी जहन में आ जाना चाहिए 1 मोल है। अगर कोई बंदा आपसे पूछो 1 मोल में कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं, आपने फ़ौरन बता देना 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। इसी तरीके से आपने याद करना, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। ये तो बात होगी क्लियर, ठीक है ना, ये तो बात आ गई मोल में, 1 मोल में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। रहेगी इसकी बात, ये जो सी पीछे मैंने लिखी हुई है, ये क्या है, ये एटॉमिक मैस है, ये क्या है, ये एटॉमिक मैस है, ये क्या है, ये एटॉमिक मैस है। ये एटॉमिक मैस हम कैसे फाइंड करते हैं, आपके लिए आपको सबसे पहले तो सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज आ जाने चाहिए। हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का, ये सारी आपको चीज़ें आ जानी चाहिए। गूगल पर सर्च करोगे ऑल एलिमेंट्स एटॉमिक मैसेज, आपको आ जाएगा टेबल सा बना हुआ, वो आपने सारे याद करने ताकि ये वाली चीज़ें जो उनसे आपको क्लियर हो सके। और अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मोल में 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक मैस कितना होता है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस कितना होता है, आपके जहन में हमेशा ये वाली बात आ जानी चाहिए, 1.008 ग्राम, ठीक है ना। इसी तरीके से आपसे अगर कोई पूछे H2O का मॉलिक्यूलर मैस कितना होता है, आपके जहन में फ़ौरन 18 ग्राम आना चाहिए। इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड का आयनिक मैस कितना होता है, ठीक है ना, आयनिक मैस कह रहा हूँ, फॉर्मूला मैस कितना होता है, आपके जहन में ये वाली बात आ जानी, 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड का। इसी तरीके से आपको जहन नशीन हो जानी चाहिए। फिर इसी तरीके से आगे है जो मैग्नीशियम एटम जो सा है, इज़ ट्वाइस हैवियर देन डैट ऑफ कार्बन एटम, ठीक है ना। ये आपके बुक में एक लिखी हुई है, बात लिखी हुई है पीछे
एक्सरसाइज में कि मैग्नीशियम एटम जो सा होता है वो ट्वाइस हैवियर होता है कार्बन एटम से। कार्बन एटम से 2 गुना ज़्यादा उसका वज़न होता है। कार्बन एटम का 12 होता है जबकि मैग्नीशियम का 24 होता है। कार्बन एटम से 2 गुना मैग्नीशियम का वज़न होता है। मैग्नीशियम एटम इज़ ट्वाइस हैवियर दैन डैट ऑफ कार्बन एटम, ठीक है ना। अब उसके बाद 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू द 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू द कंटेन 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। फिर इसी तरीके से जब आप 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम लोगे, वही वाली बात है ना, ये वाली बात तो आपको याद आ जानी चाहिए कि 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ये तो आपको पता है। रहेगी ये वाली बातें भी आपको याद होनी चाहिए। कार्बन का एटॉमिक मास होता है जी 12 ग्राम ऑफ कार्बन में 12 ग्राम ऑफ कार्बन 1 मोल के बराबर होता है। मैग्नीशियम जो सा होता है इसका एटॉमिक मास होता है जी 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 1 मोल होता है, ठीक है ना। यानी कि कार्बन और मैग्नीशियम का जब आप एटॉमिक मास लोगे उतना ही मास जब आप उसी एलिमेंट का लोगे, ठीक है ना, उसी एलिमेंट का जब उतना ही मास लोगे, वो मास जोन सा होगा उसी एलिमेंट का मास। 12 ग्राम ऑफ कार्बन और 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। फिर आगे बात करते हैं, अब हम प्रूफ करते हैं। ये छोटा सा टेबल बनाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एलिमेंट्स लिखिए ऊपर, कार्बन और मैग्नीशियम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और एटॉमिक मास, ठीक है ना। यहाँ पर हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जौन से होते हैं वो कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। हमेशा याद रखना कि प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, यानी कि तीनों चीज़ें सेम ही होंगी। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये सेम ही होंगे और एटॉमिक नंबर सेम ही होंगे, इसलिए जो 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ही प्रोटॉन है, ठीक है ना। ये एटॉमिक नंबर आपने याद करना है, ये भी याद करने वाली चीज़ है। फिर इसी तरीके से नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, ये ऐसे निकालेंगे। हमें पता है कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू Z प्लस N होता है। न्यूट्रॉन निकालना है तो A माइनस Z, तो एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास है जी 12 है ना एटॉमिक मास। तो 12 में से माइनस कर देंगे 6, तो हमारे पास न्यूट्रॉन की तादाद आ जाएगी 6 आ गई, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से एटॉमिक मास जो सा होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर दो, या फिर आप यहाँ पर Z लिख दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। Z लिख दो, Z प्लस N। Z कितना है, प्रोटॉन 6 प्लस 6 12। इसी तरीके से एटॉमिक मासेस आपको याद होने चाहिए। मैग्नीशियम का 24 होता है, ठीक है ना, जबकि इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 12 प्रोटॉन्स होते हैं। एटॉमिक नंबर भी आपको याद होने चाहिए, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसी तरीके से हमने अब न्यूट्रॉन की तादाद हम निकालेंगे। न्यूट्रॉन की तादाद कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास जो सा होता है वो एटॉमिक मास किसका वाला एटॉमिक मास वाला, एटॉमिक मास इसका 24 होता है, 24 एटॉमिक मास होता है। इसको माइनस कर देंगे Z से। Z कौन सा है, Z ये है, यानी कि प्रोटॉन 12 है ना, तो 12 लिख देंगे, तो इधर आ जाएगा 12। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो उनसे आगे 12 आगे, ठीक है ना, इधर इसके 6 आगे। ये टेबल से आपने बता देना है भाई, कि मैग्नीशियम हैज़ डबल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी कि जो सा मैग्नीशियम होता है, अगर आप इसमें मैग्नीशियम जो सा होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी डबल है, प्रोटॉन्स की तादाद भी डबल है, न्यूट्रॉन्स की तादाद भी डबल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सा मैग्नीशियम है वो डबल हैवियर भी होगा, डबल हैवियर देन कार्बन, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हर चीज़ डबल है। इलेक्ट्रॉन भी डबल है, प्रोटॉन भी डबल है, न्यूट्रॉन भी डबल है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम का साइज़
कार्बन से बड़ा होगा। ज़ाहिर सी बात है कि 12 इलेक्ट्रॉन को संभालने के लिए शेल्स की तादाद बढ़ानी पड़ेगी। जैसे ही शेल्स की तादाद बढ़ेगी तो फिर मिसाल के तौर पर मैं दिखा भी देता हूँ करके कितने शेल्स हैं। स्कूल पब्लिक 1 2 2 2 और 2। इसमें आगे के और एल, इसमें कितने शेल हैं? के है और एल है, ठीक है ना। इसमें देखते हैं स्कूल पब्लिक 2 2 6 6 7 8 9 10 2 2 स्कूल पब्लिक स्कूल 3 इधर भी 2 6 7 8 9 10 11 12। ये के आ गया, ये एल आ गया 6 7 8 और ये एम आ गया। इसमें 3 शेल हैं, उसमें 2 शेल हैं। 3 शेल होने की वजह से इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। इसमें 2 शेल होने की वजह से इसका साइज़, इसमें 3 शेल हैं के एल एम, इसकी वजह से इसका साइज़ क्या होगा? बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू इसके कार्बन के, क्योंकि यहाँ पर 3 शेल हैं, यहाँ पर 2 शेल हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। इसका पार्ट 2 भी बनेगा, क्योंकि मेरा मोबाइल गर्म हो जाता है, इसलिए मैं ये वीडियो इधर ही स्टॉप कर रहा हूँ। इसके बाद भी थोड़ी बहुत बातें समझानी आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इस वीडियो का पार्ट 2 भी देख लेना, ठीक है ना। समझ आ गई आपको?